हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने पिछले कक्षा में बहुत सारे चीज़ों को सीखा है, जाना है। उसी प्रकार हम लोग आगे के कक्षा में बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे और बहुत सारे दुविधाएं जिस प्रकार पिछले कक्षा में आप लोगों की दूर हुई थी, उसी प्रकार आगे के भी कक्षा में आप लोगों को बहुत सारी दुविधाएं जो है दूर होंगे और बहुत सारे प्रश्नों का हल भी मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है SST का यानी सामाजिक विज्ञान का जो है पहला टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। आप लोगों ने दैनिक जीवन में जो है डेली संविधान शब्द सुने होंगे, आस पड़ोस में, घर में या टीवी पे। तो आखिर ये संविधान क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है मन में आ रहे होंगे कि संविधान क्या है, संविधान किस लिए होता है, संविधान क्यों चाहिए, संविधान की हमें ज़रूरत ही क्या है। ठीक, तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान, तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या संविधान के आगे भारतीय लगा के ही बोला जाता है, यानी पूरे देश में जो है, पूरे देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है, विश्व में क्या भारतीय संविधान ही चलता है? तो नहीं, भारतीय संविधान पूरे विश्व में नहीं चलता है। ये होता है शब्द संविधान, और जब हम किसी देश विशेष की बात करते हैं तो उस देश का नाम इसके आगे जुड़ जाता है, जिसको भी यहाँ पे लगाए। जैसे कि हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये अगर अमेरिका की बात होती तो यहाँ पे फिर लग जाता अमेरिकन संविधान। तो उसी प्रकार देश के जब नाम जुड़ जाते हैं तो उस देश से रिलेटेड होता है, और वो ये नाम जो है बताता है कि ये किस देश के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस देश का ये दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज ही तो है, जिसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। चलिए इस अध्याय के माध्यम से देखते हैं कि क्या इस अध्याय में बताया गया है और किस माध्यम से ये आप लोग को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, इस अध्याय में एक फुटबॉल के खेल के माध्यम से जो हमारा इस टॉपिक को समझाने की कोशिश किया गया। फुटबॉल के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में अवगत होंगे। बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेले भी होंगे और बहुत सारे बच्चे टीवी पर देखे भी होंगे। तो हम जो है फुटबॉल में कुछ नियम देखते हैं, कुछ नियम होता है, कुछ प्लेयर होते हैं जो इस खेल को खेलते हैं, और उस नियम के अनुसार ही इस गेम को खेलना पड़ता है और खेला जाता है। जैसे कि हम इस खेल में अपने पैर का प्रयोग करते हैं, ना कि बॉडी के किसी भी अंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी भी अंग का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा? फाउल हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, फिर यह खेल सही नहीं माना जाएगा। लेकिन इस खेल में एकमात्र खिलाड़ी होता है जो पैर के अलावा हाथ का भी प्रयोग कर सकता है। वो कौन होता है? तो होता है गोलकीपर, जो कि अपने हाथ का भी प्रयोग करता है और उसको गलत नहीं मानते हैं और फाउल भी नहीं होता है। तो ये एक नियम है। तो इसमें इतने प्लेयर में सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपने हाथ का भी प्रयोग कर सकता है इस खेल में। उसी प्रकार क्रिकेट है, क्रिकेट में भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही उस खेल को खेलते हैं। फिर आप हॉकी देख लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे खेल हैं जिसमें एक नियम होता है, उसके अनुसार अगर आप खेलते हैं तो दोनों प्लेयर में, यानी कि दो टीम है, अगर दो टीम खेल रहा है तो टीम, और दो प्लेयर खेल रहा है तो प्लेयर, उनके बीच में क्या होगा? समानता हो पाएगा, यानी कि उनके पास जस्टिस, यानी कि न्याय से वो खेल को खेला जाएगा और फिर उसमें हार या जीत जो भी हो। तो आइए इन सब चीज़ों को फिर अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, संविधान क्या है। तो हमारा जो इस बुक में यानी इस चैप्टर में, अध्याय में जो हमारा पहला टॉपिक है, वही टॉपिक है क्या? तो किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो कि आप लोग के पहला मन की द्वंद्व जो था यही था कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, बिना संविधान के भी तो देश चला सकते हैं। तो नहीं, देखिए किसी भी देश में जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं। देश एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है, बहुत सारे लोग, और वो बहुत सारे लोग जो है सभी का जो विचार है एक हो, ये आवश्यक नहीं होता है। जैसे आप अपने घर में देख लीजिए, अपने भाई बहन से तुलना कीजिए, आपका विचार कुछ और है, आपके भाई का या आपके बहन का विचार कुछ और है, और आए दिन आप दोनों के बीच में क्या होता है? टकराव होते रहता है। और उस टकराव को सुलझाने के लिए आप लोग अपने मम्मी या पापा के पास जाते हैं, फिर वो उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वही ये काम करता है, माता पिता के रूप में ये काम करता है। जब किसी भी नागरिक को समस्या आती है दो लोगों के बीच में, तो हम इस संविधान के तहत जो कानून, लॉ या नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार उसको सुलझाने की ये कोशिश करते हैं, और वो फिर सुलझाया जाता है। जैसे देश जो है कितने समुदायों के साथ मिलकर बनता है, मतलब देश में एक ही समुदाय हो ये तो आवश्यक नहीं।
जैसे अभी हम बताएं कि अगर आप लोग घर में 2 लोग हैं तो उनके विचार नहीं आपस में मिलते हैं तो उसको सुलझाया जाता है, ठीक। तो वैसे ही बहुत सारे समुदाय तो उनके आपस में विचार तो मिलेंगे नहीं, ये तो तय है। तो फिर उसको क्या किया जाएगा? तो कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए जिससे हम सुलझाएं, नहीं तो हमें मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आइए हम लोग इसमें देखते हैं और जानेंगे। फिर देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास संविधान है, मतलब बहुत सारे देश जो हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके पास में क्या है? संविधान है, अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। मतलब हमारी ये एक अवधारणा है कि बहुत सारे जितने भी देश लोकतांत्रिक देश है खास तौर पर, उनके पास अपना संविधान होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसमें पहला उद्देश्य, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार क्या कर सकते हैं? रच सकते हैं या बना सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोग घर में सोचते होंगे कि आपका जो रूम है, भाई बहन है, सोचते होंगे हम लोग इसको ऐसे सजाएं, इसमें ये पेंटिंग बना के लगाएं, ये करें ताकि अच्छा दिखे। उसी प्रकार ये संविधान के माध्यम से भी हम लोग अपने देश को अपने इच्छा और सपनों के अनुसार कि हमारा देश बहुत अच्छा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, वैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? संविधान का सहारा ले सकते हैं और उस प्रकार से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से क्या हो? सहमत हो, जैसे कि अभी हम लोग इस बारे में बात किए, ठीक। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, यानी कि सिर्फ संविधान नियम ही नहीं बनाता है कि कैसे 2 लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाना है या उनको कैसे रहना है या हमें अपने सपनों का कैसा देश बनाना है, बल्कि हमें ये अब सपनों का देश बनाना है तो उसमें तो कुछ चाहिए ना, कुछ लोग के हाथ में शासन तो चाहिए। तभी हम, अगर जैसे मम्मी पापा आपके झगड़े को सुलझा रहे हैं तो अगर उनके पास में ये पावर है तभी तो सुलझा रहे हैं। वैसे ही हमें किसको पावर देना है, किसको शासन चलाने के लिए हमें बैठाना है, ये भी कौन डिसाइड करवाता है? तो हमारा संविधान में इसके प्रक्रिया और इसके बारे में बताया गया है कि हम कैसे किसी को सरकार बनाने की निमंत्रण दे सकते हैं या उनको सरकार बनाने के लिए क्या करना होगा, ठीक। बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि इसमें ऐसे आदर्श पर भी एक साझी समझ विकसित करवाया जाता है जो हमेशा पूरे देश को क्या करता है? रक्षा करता है, यानी देश को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक। तो ये हो गया हमें संविधान जो है कि कैसे संविधान की आवश्यकता है और संविधान में क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत। अब आगे देखिए, ये जो है हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बिहार के बॉर्डर के ऊपर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर में है और चाइना के बीच में, ठीक। उनके बारे में बताता है कि वहाँ पर कैसे लोग जनसंघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए? लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि वहाँ पे जो संविधान है, संविधान बनाने के लिए सरकार से, राजतंत्र के सरकार से इस चीज़ के लिए वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वे जो है, ये जो है 1990 में हुए संघर्ष के बारे में, लोकतंत्र की स्थापना हुई या लोकतांत्रिक व्यवस्था 2000 तक चला। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहले से नहीं था, पहले से था, लेकिन उसमें समस्या आ गया। आने के बाद क्या है कि ये जो लोग हैं फिर से उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें समस्या आया तो फिर ये लोग उसको नए तरीके से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे ये लोग अपना वहाँ पे जनसंघर्ष कर रहे हैं संविधान को बनाने के लिए, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते
ही खेल बदल जाता है। जैसे बताया ना कि उसमें एक नियम होता है, उस नियम से ही खेल खेला जाता है। अगर वो नियम बदलेगा तो पूरा खेल ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर अगर हाथ से खेलने लगे तो फिर वो वॉलीबॉल हो जाएगा, ना कि फुटबॉल रह जाएगा। अगर नियम बदले, हम हाथ से खेलेंगे, पैर से नहीं खेलेंगे, तो फिर हम उसको फुटबॉल नहीं बोलेंगे, फिर उसको वॉलीबॉल बोलेंगे। ठीक उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। पहले वो राजतंत्र पर चल रहा था, तो अब उसको लोकतंत्र पर चलने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे नियम में बदलाव करना होगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे नेपाल के बारे में ये चीज़ बताया जाए। फिर अब देखिए हम लोग दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहला हम लोग ऊपर देखें, दूसरा यहाँ पे देखते हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ठीक, नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के, आइए आगे देखते हैं, देश के शासन की भागदौड़ राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। यानी कि पहले क्या कहा गया था, देश का जो शासन का बागडोर हो राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगा। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक, अब जो लोग लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था को चुना है, वहाँ पे नियम तय करने के लिए किसकी ज़रूरत है, संविधान की। यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, तो संविधान। जो हमारा नियम है, यानी जो दस्तावेज है, वो क्या करता है कि संविधान यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाता है और बताता है कि हमें कैसे शासन चलाना है और किस प्रकार के लोगों को शासन में आना है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। जैसे कि भारत में आप लोग देखे होंगे, हर एक 5 साल पर चुनाव होता है। बड़े लोगों को आपने देखा भी होगा वोट डालते हुए, जाते हुए, और आप लोगों ने पूछा भी होगा कि क्या हम नहीं जा सकते वोट डालने, तो आपको वो लोग बताए होंगे कि अभी तुम बच्चे हो, बाद में मौका दिया जाएगा। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को सत्ता मिल गया, पावर मिल गया, तो अब उसका वो दुरुपयोग भी तो कर सकता है, ये भी तो डर बना रहता है। तो इस तरह विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। अब इस दुरुपयोग को ना कर सके, उसकी प्रावधान हम कहाँ देखते हैं, तो अपने संविधान में देखते हैं। राजनेताओं के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे साथ तो अन्याय हो जाएगा, उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा जो मतलब कि कोई चीज़, अगर मान लिया कि आप गए वोट देने, ये आपका अधिकार है, नेता चुन लिए, उसके बाद अब वो आप कुछ काम है, वो काम को करवा ही नहीं रहे। जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत अधिकार, ये मूलभूत आवश्यकता है मनुष्यों के लिए। अब आपके घर में पानी ही नहीं आ रहा है और किसी नेता को बोल रहे हैं, वो नेता करवा ही नहीं रहा, तो फिर ये तो आपके अधिकार का हनन है। तब इसके लिए फिर वही संविधान में प्रावधान है कि वो इस चीज़ को मुहैया करवाएं, आप कानून, लॉ के माध्यम से उस चीज़ को करवाने की कोशिश कर सके। ठीक, इसी चीज़ को यहाँ पे जो है इस चित्र पट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है। ये मॉनिटर है, जो कि ये मैम इसको अधिकार देती हैं कि आप कक्षा में इन चीज़ों पर, जो कि कोई व्यक्ति शरारत ना कर पाए, बच्चा उसको देखने के बताते, परंतु ये उसका दुरुपयोग करता है, उसी चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक ना, इसको आप लोग खुद कीजिए और खुद एक बार पढ़ करके इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही एकमात्र वो क्या है, दस्तावेज है, जो ऐसे नियम का प्रावधान करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग होने से क्या कर सके, बचा जा सके। ठीक, और भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में एक मौलिक खंड दिया गया जो कि नागरिकों का क्या है, अधिकार है, उनके मूलभूत अधिकार हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप वो चीज़ को करेंगे तो आपको कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है, ना वो राजनेता, ना कानून, कोई नहीं। तो वही अधिकार दिए गए हैं जिसमें समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी सभी को समानता मिलेगा, यानी सभी को समान भाव से अब सभी को समान भाव से मतलब क्या है कि हम सभी को एक समान मानेंगे, नहीं। यहाँ पे कुछ नियम है, यानी कि धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग, यानी कोई व्यक्ति अगर हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि उसका एक पैर नहीं है, हाथ नहीं, तो हम उसके साथ भेदभाव करेंगे नहीं।
उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, तो ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार का मतलब ये नहीं एक समान सब, कुछ चीज़ों से उसको छूट है। अब जिसको अगर पढ़ने में तेज है, उसको अगर स्कूल में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो हम ये जाकर नहीं बोलेंगे कि मेरा कम क्यों आया, उसको ज़्यादा क्यों आया। ये समानता का हनन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं जानते हैं वो उतना मेरे लिए है, और हम जितना लिखेंगे उतना आएगा। फिर जो भी बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ के लिखेगा उसको ज़्यादा आएगा। तो यहाँ इस चीज़ के लिए आप नहीं शिकायत कर सकते कि उसका ज़्यादा नंबर आया मेरा कम आया, समानता का उल्लंघन नहीं। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसमें। अब लोकतंत्र में एक और काम होता है, वो क्या है? तो वो है संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, इसके लिए भी संविधान प्रावधान करता है। और उसको समझने के लिए आप जो है इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक, कि इसमें कैसे उस चीज़ को समझाया गया है। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं। इस तरह की अवस्था या हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। यानी कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि 10 लोग हैं, अब जिसमें से 8 लोग बहुमत में हैं कि किसी कानून को लागू कर दिया जाए, परंतु 2 लोग उस कानून के खिलाफ हैं कि नहीं लागू करना है, तो ये उन लोगों के खिलाफ जा करके लागू होगा। क्यों? कि यहाँ पे बहुमत है किसी के पास में, यानी कि वो 8 लोग चाह रहे हैं कि ये लागू हो। तो अब इससे क्या होगा, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार का तो फिर हनन हो रहा है ना, तो उनके लिए और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पथ में पढ़े हैं, जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो यही चीज़ उसमें बताया गया है। ठीक, चलता है बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, और यही बहुमत की जो निरंकुशता है वो बहुमत के हर एक समाज में यह खतरा बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। मतलब संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यक को इन सब चीज़ों से परेशानी ना हो। तो संविधान हमें उन अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करता है कि उनको हमें बहुमत वाले गुट से बहुत परेशानी ना हो। ठीक, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, संविधान का एक यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि इस पर वो क्या करे, अंकुश लगाए, यानी कि उनके अधिकार की रक्षा करे। तो उनके अधिकार का फिर रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। जब हमें बहुमत वाले गुट अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसकी रक्षा संविधान करता है। ठीक ना, अब देखिए, अब आपके मन में जो क्वेश्चन था वो आ गया, संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं, यानी कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे हम खुद को अपने आप से कैसे बचाएं, कोई खुद को हानि थोड़ी ना पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लिया आपका एग्जाम है, ठीक ना, या आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाना, उसी वक्त आपको खेलना पसंद है, अब उसी समय आपका फ्रेंड बोल रहा है चलो खेल लो, तो अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो ये तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं ना। तो वही बता रहा है संविधान क्यों होना चाहिए। तो ये हमको खुद से भी बचाव करने का एक दस्तावेज है, जो कि हमें खुद से बचाने की भी वो करता है, जहाँ हम लोग इस चीज़ को इस पथ कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे इसकी एग्ज़ाम है, और इसके उसी समय एग्ज़ाम है तो इसको कुछ अध्याय को पढ़ना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टीवी शो आ रहे हैं जिसको ये देखती है, लेकिन उसी समय जो है यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये परेशान है उस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। मतलब हम वैसे भी निर्णय ना ले लें जिससे जो है कि हमें किसी आस्था की ठेस पहुँचे, यानी किसी धर्म विशेष के लोग को मानने वाले आस्था के बारे में ठेस पहुँचाना भी जो है अगर है तो उसको भी रोकता है कौन? तो संविधान। उदाहरण के तौर पर लोकतंत्र में मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत
विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस संभावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें क्या करता है, संविधान आवश्यक है। ठीक, तो संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है। ठीक, और ये उनके स्वतंत्रता का क्या होता है, रक्षा होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया गया है कुछ जिसको आप लोग को स्वयं करना है और इस चीज़ को करके देखिए कि आप कितना समझ पाए। अब देखिए भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र भारत जो है किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन करते उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन के भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, यानी कि जो संविधान सभा जब बना था तो वो एक इंसान या एक व्यक्ति ने बैठ के उस संविधान को नहीं बनाया था, बल्कि ये 300 लोगों ने बैठ कर के उस संविधान को बनाया था। और ये 1946 में गठित की गई संविधान सभा को, जैसे कि हम लोग ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक, भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही, यानी कि ये 300 लोग मिलकर 3 साल तक लगभग जो है उस पर चर्चा विचार करते रहे और आपस में सहमति बना के एक ऐसा दस्तावेज तैयार किए जिसको आज हम संविधान के नाम से जानते हैं। और वो संविधान जो है देश को चलाने में मदद करता है। तो ये आगे देखते हैं। इसमें संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनको न तो भाषा एक थी न धर्म एक था। अब बहुत सारे लोग थे जिनकी भाषा भी एक नहीं था और वो धर्म भी एक नहीं थे। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े कि किसी पे किसी का वर्चस्व ना हो, उसको भी रोकने का कार्य कौन करता है, संविधान करता है। तो इस चीज़ की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। ठीक ना। फिर अब उसके बाद देखिए आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। अब देखिए उसमें वो सारी चिंताएं क्या थी जिससे हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जूझ रहे थे। जो पहला था इसमें संविधानवाद, फेडरलिज्म। ठीक, तब फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म आपके दिमाग में रहेगा ये क्या है, ये क्या आ गया अचानक से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे संविधान में है, देश को चलाने के लिए ज़रूरत है। अगर संघवाद की बात करें तो इसका एक लाइन में और एक मतलब ये होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना। जैसे कि आप देखे होंगे गाँव में सरपंच होते हैं, ठीक, राज्य स्तर पर सरकार होता है, सीएम होता है, फिर जिला पे होता है, फिर उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे होता है। उसी प्रकार देश के लेवल पे आप देखिए तो फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोग होते हैं। तो इसी खंडों को बांटने का कार्य जो है वो संघवाद के जरिए किया गया और इसका समाधान इस तरीके से निकाला गया था। फिर उसी प्रकार ये जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया इस पर कि प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। यानी कि अब देखिए अब एक सरकार होगा उसके इलाके के अनुसार से वो सोचेगा, लेकिन हर एक स्तर पर अगर सरकार है, हर एक समाज के स्तर पर अगर कोई व्यक्ति है तो उस समाज से वो उस हिसाब से सोच के अपने समाज की विकास कर सकता है और वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ सकता है।
तो इन्हीं सारी चीज़ों की बात की गई। फिर यहाँ पर सेकंड जो हमारी समस्या थी वो थी संसदीय शासन पद्धति। ठीक, तो संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। अब देखिए, अब ये लोग कहाँ से आएंगे? तो आप जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था कि जो आपके माता पिता हैं वो जाते हैं वोट देने हर एक 5 साल में। तो क्यों जाते हैं? वही तो जाते हैं संसदीय शासन पद्धति के माध्यम से ही तो लोगों की वो चुनाव करते हैं, ये वोट देने जाते हैं ताकि वो अपने शासन किसके हाथ में सौंपना है उन व्यक्ति की चुनाव कर सकें। तो ये लोग खुद चुनाव करके, अब चुनाव करने के लिए जो वोट डालना है वो सभी व्यक्ति नहीं डालते हैं। उसके लिए जो बच्चे हैं वो नहीं एलिजिबल हैं। 18 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चे एलिजिबल नहीं है, उससे ऊपर के बच्चे, मतलब कि उससे ऊपर के युवा जो है वोट डाल सकते हैं, उसका तो बच्चे तो रहा नहीं है। ठीक, तो उसके बाद जो हमारी समस्या थी संसदीय शासन प्रणाली के बाद जो है शक्तियों का बंटवारा, कि हम अब इतने सारे सरकार बन गए, यानी कि शासन का पद्धति बन गया, तो अब ये शासन का पद्धति में इनको शक्ति किस किस प्रकार से दिया जाए। अगर सबको शक्ति, अगर नीचे वाला को ज़्यादा हो गया तो वो निरंकुश हो जाएगा, ऊपर वाले का बात ही नहीं मानेगा, तो फिर वो देश बिखरने लगेगा, फिर समाज में जो नियम है वो सब नहीं चल पाएंगे। तो उसके लिए 3 प्रकार से शक्ति दिया गया। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वो लोग हैं जो कानून को बनाते हैं, कार्यपालिका वो लोग हैं जो कानून को लागू करवाते हैं, यानी कि जितने भी अधिकारी हो गए वो लोग, और न्यायपालिका का इन सारी चीज़ों में त्रुटि आती है, यानी कि समस्या आती है। कोई लॉ किसी व्यक्ति के अधिकार को हनन करता है तो फिर आप उसको लेकर यहाँ जा सकते हैं, या क्रियान्वयन करने के समय अगर किसी के अधिकार का हनन किया जाता है तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं। तो ये 3 अंग बनाए गए ताकि किसी के भी अधिकार को की हनन ना हो और वो अपने अधिकार से वंचित ना रहे, इसलिए न्यायपालिका की भी क्या की गई, व्यवस्था की गई। उसके बाद हम अब देखिए, इस अध्याय में आप लोग एक शब्द का जिक्र सुना होगा, राज्य। अब राज्य का मतलब तो आप लोग सुने होंगे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं। ठीक, अब वो तो क्या ये राज्य वही राज्य की बात कर रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ राज्य का तात्पर्य देश से है, ना कि या सरकार से है। ठीक, जो कि क्या करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कानून बनाना और लागू करना, यानी कि हम जब राज्य की बात करते हैं तो सरकार या देश की बात करते हैं इस अध्याय में। ठीक, आम बोलचाल के भाषा में हम लोग राज्य को राज्य बोलते हैं, जो कि भारत के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में अब नागरिकों को, अब इतने सारे चीज़ हो गए तो नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो उसके लिए क्या दिया गया, मूल अधिकार दिया गया। अब मूल अधिकार के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकार के हनन की शिकायत करने के लिए। ठीक, और इसमें बहुत प्रकार, इसमें मूल अधिकार में समानता का अधिकार दिया गया, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जैसे कि हम अभी समानता ऊपर बात किए थे, समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी को समान, यानी कि सभी को समान तभी होगा, यानी राज्य के मामले में देखा जाए तो जाति, धर्म, मूल वंश, मूल या नस्ल, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध मिलता है हमें अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिलता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, यानी कि हमें अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी हम अपने संस्कृति के अनुसार हम देश में अपने विद्यालय खोल सकते हैं अपने संस्कृति के बचाव के लिए। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अगर इन सब को क्रियान्वयन करने में दिक्कत आता है मूल अधिकार को, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसके उपचार भी दिए गए हैं कि अगर इनको क्रियान्वयन करने में कोई दिक्कत आता है तो आपको कहाँ जाना है। ठीक, उसके बाद में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जैसा कि आप लोग सुना होगा इस शब्द को घर में, बाहर में या न्यूज पे, कि धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, यानी भारत का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है कि हम हिंदू या क्रिश्चियन या ईसाई, सिख या मुस्लिम, किसी एक धर्म को नहीं मानता है। सभी धर्म में विश्वास रखता है और सभी धर्म को समान मान के चलता है। ठीक, तो यही धर्मनिरपेक्षता की नीति के बारे में भी बताया गया हमारे संविधान में कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे और सभी धर्म के समान करेंगे। ठीक ना, और ये 11 मौलिक अधिकार, ये 11 नहीं, ये पूरे मौलिक अधिकार के साथ में कर्तव्य दिएगा। अब अगर हमें कुछ अधिकार मिल गया तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम कुछ करें, कि मतलब हम किसी के भी अधिकार का हनन ना करें,
या किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो, वैसा कोई कार्य ना करें। तो ये हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारे लिए कर्तव्य भी हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया और उस संविधान को लागू, मतलब कर्तव्य की वो है, जो कि हमारा यहाँ जो है पूरे संविधान के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कैसे संविधान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, किस प्रकार हर एक व्यक्ति की गरिमा, मर्यादा और उसके अधिकार का ध्यान रखा गया, और देश को कैसे चलाना है, किसी एक व्यक्ति के निरंकुश ना हो जाए, किसी के अधिकार का हनन ना कर ले। उन सारी चीज़ों की मतलब हमारे संविधान में क्या किया गया, जो संविधान निर्माता थे उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दिए ताकि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो और देश में किसी अन्य प्रकार के सौहार्द उत्पन्न ना हो जाए, वैसा जो कि किसी भी नागरिक के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। तो हमको आशा है कि आप लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों के संविधान के बारे में जितने आपके मन में द्वंद्व थे वो सारी खत्म हो चुके होंगे, और इससे डीप और जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपके मन में, और अब इसके बाद जो आपके मन में दुविधाएं उठेंगी या प्रश्न उठेगा वो अब आगे के क्लास में देखेंगे, यानी आगे की कक्षा में देखेंगे। और ये उससे रिलेटेड अभ्यास है जिसको आप लोग को खुद करना है, और इसमें करके आप लोग फिर बताइए कि आप लोग क्या क्या कर पाएँ और कितना समझ पाएँ। चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में ऐसे ही।